नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं साइकोलॉजी विषय से संबंधित जो टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू की गई है उसमें मैंने 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये मेरा 7वां वीडियो है और देखिए यहाँ से और किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं पिछले कंपटीशन एग्जाम में, उन्हीं की चर्चा और फिर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। अपना आज का पहला क्वेश्चन है, समाजमिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो किस काम के लिए समाजमिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन पूछा है बिहार टेट 2011 और थर्ड ग्रेड भर्ती 2013 में यही लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन दे रहा है कि सामाजिकरण की जांच में, विकास की जांच में, जीवन गाथा की जांच में, केस स्टडी की जांच में। तो अपना जो ये समाजमिति, देखो समाजमिति शब्द से ही पकड़ में आ रहा होगा कि सामाजिक गुणों का अध्ययन या सामाजिकरण की जांच के लिए ही समाजमिति तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो ये समाजमिति तकनीकी है। समाजमिति तकनीकी के बारे में और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। समाजमिति तकनीकी दी किसने, तो ये देने वाला व्यक्ति था J.L. मोरेनो। ये समाजमिति तकनीकों को देने वाला था। और भी देखिए विकास की जांच, विकासात्मक विधि दी थी जॉन ग्रेगर मेंडल ने दी थी, और जीवन गाथा विधि दी थी कार्ल लाइन ने दी थी। केस स्टडी विधि जो दी थी वो टाइडमैन ने दी थी। अब सामाजिकरण की जांच में देखो सामाजिक गुणों और सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में सामाजिक गुणों और सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। और यह विधि जो है एक तरीके के जो सामाजिक जो नेता होते हैं, समाज में जो नेता काम करते हैं, उनकी पसंद और नापसंद के रूप में इस विधि को जाना जाता है। तो एक व्यक्ति हुए थे जॉन एटकिंसन महोदय ने इसे नॉमिनेटिंग विधि के नाम से भी जाना जाता है। एटकिंसन ने इस विधि को समाजमिति तकनीक को या समाजमिति तकनीक जो विधि है इसको जॉन एटकिंसन ने इसे नॉमिनेटिंग विधि के नाम से भी पुकारा है। नॉमिनेटिंग विधि के नाम से भी पुकारा है। नॉमिनेटिंग विधि के नाम से भी पुकारा है क्योंकि जो हमारी कक्षाओं में जो छात्र होते हैं और प्रमुख जो छात्र नेता होता है उसको भी चुनाव इसी विधि के माध्यम से किया जाता है कि समाज में उसका व्यवहार कैसे है, समाज में उसकी संरचना कैसी है। तो इस विधि में ही ऐसे व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। तो वो विधि नॉमिनेटिंग विधि के नाम से भी जानी जाती है इस विधि को। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है अपना, तो समूह विधि। अब समूह विधि है, समूह विधि द्वारा सीखने का जो उदाहरण है, यानी समूह विधि का एक अन्य नाम भी है। तो वो अन्य नाम अपन को इस क्वेश्चन में पहचानना है। वो अन्य नाम क्या है, तो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी भर्ती 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या है उस समूह विधि को क्या दल विधि कहते हैं, क्या कार्यशाला विधि कहते हैं, क्या प्रदर्शन विधि कहते हैं, क्या परियोजना विधि कहते हैं। तो समूह विधि, अब देखो समूह विधि यानी ग्रुप डिस्कशन यानी ग्रुप में रहकर किसी बात का डिस्कस करना। और वर्तमान समय में यह विधि को यदि कोई काम में लेता है पढ़ाई के संबंध में तो यह सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि साबित होती है समूह विधि। तो ग्रुप डिस्कशन विधि है। तो इसे किसके द्वारा सीखने का उदाहरण बताया गया है, ये कार्यशाला विधि द्वारा होती है। अब कार्यशाला विधि भी ऑप्शन में ना मिले तो इसकी जगह एक और नाम मिल सकता है आपको, विचार गोष्ठी विधि भी इसे कह दिया जाता है। कौन सी विधि को, कार्यशाला विधि को या समूह विधि को। तो ये कार्यशाला विधि का ही नाम विचार गोष्ठी विधि है या समूह ग्रुप डिस्कशन विधि है। तो और ऑप्शन अपन को दे रहा है कि दल विधि। अब दल शिक्षण होता है, टीम टीचिंग बोलते हैं इस दल शिक्षण को। और प्रदर्शन विधि जिसमें प्रदर्शन करके पढ़ाया जाता है वो प्रदर्शन विधि होती है। परियोजना विधि किलपैट्रिक ने दी थी। तो परियोजना विधि भी जॉन डीवी के करके सीखोगे सिद्धांत पर आधारित है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे आगे क्वेश्चनों के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो कार्यशाला विधि है। अब डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया। पिछले क्वेश्चनों में भी मैंने चर्चा कर ली थी, पिछले वीडियो में भी इस क्वेश्चन की। तो ये डाल्टन शिक्षण विधि है जो किसने विकसित की थी, तो मिस हेलन पार्कस ने इस विधि को
विकास विकसित किया था, और ये क्वेश्चन पूछा है उत्तराखंड टेंट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मारिया मोंटेसरी ने मोंटेसरी विधि दी थी, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि दी थी, और जॉन डीवी ने करके सीखो का सिद्धांत दिया था। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो किस टाइप से पूछा हुआ है, वैयक्तिक भिन्नताओं के आधार पर पारकस्ट ने बालकों के लिए दी शिक्षा पद्धति कौन सी थी। तो वैयक्तिक भिन्नताओं के आधार पर, वैयक्तिक भिन्नता यानी जो अलग अलग व्यक्तियों भिन्नताएं, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, उस प्रकार की वैयक्तिक भिन्नताओं के आधार पर पारकस्ट ने, मिस हेलन पारकस्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति कौन सी शिक्षा पद्धति दी थी। तो कौन सी शिक्षा पद्धति दी थी मिस हेलन पारकस्ट ने? डॉल्टन शिक्षा पद्धति दी थी कि अलग अलग व्यक्तियों के आधार पर अलग अलग प्रकार से उनकी रुचि और दक्षताओं के आधार पर उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए, बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो वो डॉल्टन विधि में इन्होंने ये बात की गई है। तो ये क्वेश्चन पूछा था पीटीआई भर्ती 2011 में। ऑप्शन दे रहा है कि जैसे किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल ने दी थी, मोंटेसरी विधि मोंटेसरी ने दी थी, और जॉन डीवी जो करके सीखो सिद्धांत पर आधारित थी। तो ये सारी विधियाँ हैं, डॉल्टन विधि, मोंटेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि और प्रोजेक्ट विधि, ये सभी विधि जॉन डीवी के करके सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को यहाँ से पूछा गया है। तो और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के यहाँ से पूछे गए हैं, उनकी ओर चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए और क्वेश्चन किस टाइप के यहाँ से पूछे गए हैं, उनकी ओर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन 5वां है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के प्रयोजना पद्धति के निर्माता कौन थे। विद्यार्थियों की वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए प्रयोजना पद्धति के निर्माता कौन थे। तो यह क्वेश्चन में पूछा हुआ है, और यह क्वेश्चन पूछा है सेकेंड ग्रेड भर्ती 2011, उत्तराखंड टेंट 2013 और थर्ड ग्रेड भर्ती 2013, हरियाणा टेंट 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब देखिए, तो प्रयोजना विधि जो देने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? किलपैट्रिक था। अब किलपैट्रिक था जो प्रयोजना विधि को पद्धति को देने वाला व्यक्ति था, तो ये निर्माता था। तो किलपैट्रिक की जो प्रयोजना विधि है, प्रयोजना पद्धति है, जो जॉन डीवी के करके सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। जॉन डीवी के करके सीखो के सिद्धांत को आधार माना गया है इस विधि में। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि प्रयोजना विधि को किसकी शिक्षा को आधार मानकर प्रयुक्त किया गया। तो जॉन डीवी की शिक्षा को आधार मानकर प्रयोग किया गया, और वो जॉन डीवी की क्या शिक्षा थी कि करके सीखो के सिद्धांत पर आधारित थे। तो इस तरह से इस विधि में पूछा गया। अब इसको याद करने का और तरीका मैं बता देता हूँ। किलपैट्रिक, अब देखो किसी आदमी को अपन को कील चुबानी है, और कील भी कहाँ पे चुबानी है? पेट में चुबानी है। किसी आदमी के कील चुबानी है और कील भी पेट में चुबानी है। तो उस कील को पेट में चुबाने के लिए अपन को क्या बनानी पड़ेगी? एक योजना बनानी पड़ेगी। आपने ये नहीं कि अपन सीधे उसके कील चुबा देंगे। कील को चुबाने के लिए एक योजना बनानी पड़ेगी अपने दिमाग में कि वो कब सोएगा या कब जगेगा, तब जाके अपन को कील चुबानी है। तो वो एक योजना के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, तब जाके ये आंसर आएगा किलपैट्रिक। तो इस तरह से इसको लिंक करके याद रख सकते हैं। प्रयोजना पद्धति के निर्माता कौन थे? किलपैट्रिक थे। तो ये जॉन डीवी की करके सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। आसवन में टीम टीचिंग मेथड यानी कि दल शिक्षण विधि को अपनाया था आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूरिस्टिक विधि दी थी। अब देखिए और क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है किस अवस्था के लिए उपयोगी है। और ऑप्शन दे रखे अपन को पूर्व बाल्यावस्था, ये पूर्व बाल्यावस्था, ये एक ऑप्शन में है बाल्यावस्था, तीसरे ऑप्शन में किशोर अवस्था, और चौथे ऑप्शन में उपरोक्त सभी। और ये क्वेश्चन पूछा है 36 ग्रेड टेट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के टेट भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर अधिकतर ने जो सोच के आंसर बताया था उस समय तो किशोर अवस्था बताया था, लेकिन इसका आंसर किशोर अवस्था नहीं है, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्यों है?
क्योंकि पूर्व बाल अवस्था में यानी बाल अवस्था की भी दो अवस्थाएं होती है, तो पूर्व बाल अवस्था और एक उत्तर बाल अवस्था। तो पूर्व बाल अवस्था में बालक आते हैं जो 6 से लेकर 9 वर्ष तक के बालक आते हैं पूर्व बाल अवस्था में, और बाल अवस्था में जो बालक आते हैं, उत्तर बाल अवस्था की बात करें तो उत्तर बाल अवस्था में बालक आएंगे 9 से लेकर 12 तक के बालक आएंगे। ठीक है, इन दोनों से मिलकर ही बाल अवस्था बनती है। और किशोर अवस्था तो पूर्व बाल अवस्था के बालक इसमें शामिल हो जाते हैं, बाल अवस्था के बालक शामिल हो जाते हैं, किशोर अवस्था के बालक इसमें इस विधि में शामिल हो जाते हैं। तो इसका आंसर आया है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के लिए ये सीखने की ये विधि ज्यादा उपयोगी है, केवल शैशवावस्था के बालकों के लिए यह उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जवाब आया है उपरोक्त सभी। और देखिए क्वेश्चन है 7वां, प्रयोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? कितने मुख्य सोपान की बात कर रहे हैं, ये मुख्य सोपान की प्रयोजना विधि जो किलपेट्री ने दी थी, तो इसमें मुख्य सोपान है जो कितने हैं, ऑप्शन दे रखे 4 या 6, 5 या 7, 4 या 7, 6 या 3। तो कितने मुख्य सोपान है? और ये क्वेश्चन RTET 2012 में लेवल 2 में पूछा हुआ, रीट भर्ती 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए आपको यहाँ पे मैंने या का ऑप्शन क्यों दिया गया है, इसका मुख्य कारण क्या है कि RTET लेवल 2 2012 में ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखा था, 5 भी दे रखा था, 2 भी दे रखा था और 6 भी दे रखा था। 6 नहीं दे रखा था, 7 दे रखा था। तो उस समय आंसर मान लिया गया था 2012 के अंतर्गत 4 आंसर माना था उसका, और 2016 के भर्ती जो रेट भर्ती हुई तो उसमें इसका आंसर मान लिया गया था 6। तो दोनों में से अब देखो मुख्य सोपान बात करें तो मुख्य सोपानों में इन 4 सोपानों की बात हो जाएगी। और मूल्यांकन और योजना का लेखा, क्योंकि अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका मूल्यांकन तो होएगा ही होएगा, निश्चित है, वो तो ऐसे भी होना है। तो तब जाके तो इन दोनों सोपानों को मुख्य नहीं माना था, तो उस समय आंसर 4 मान लिया था, क्योंकि 6 ऑप्शन में था ही नहीं, और 6 भी ऑप्शन में और 4 भी ऑप्शन में, तो किसको प्रायोरिटी देनी है? फिर 6 को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, 6 को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है। तो यह आंसर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये प्रयोजना विधि के 6 सोपान है। 6 सोपान कौन कौन से हैं उनकी भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। परिस्थितियां उत्पन्न करना यानी क्रिएट सिचुएशन, यानी परिस्थितियां, सबसे पहले अपन को कोई भी कार्य योजना बनाने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करनी होगी, क्रिएट सिचुएशन यानी सिचुएशन क्रिएट करनी होगी। फिर उसके बाद में अपन समस्या या योजना का चयन करना होगा, यानी चूजिंग प्लान, यानी प्लान को चूज करना पड़ेगा कि अपन कौन से प्लान का चयन कर रहे हैं। फिर योजना का कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, फिर उस योजना के अनुसार कार्यक्रम तैयार करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग ऑफ प्लान, तो यानी उसका प्रोग्राम का प्लान बनाना पड़ेगा। फिर उस योजना को क्रियान्वित किस प्रकार से करना है, तो उस योजना को क्रियान्वित करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसे एग्जीक्यूटिंग प्लानिंग बोलते हैं, शॉर्टकट में EP बोल दिया जाता है। फिर बात आती है, फिर इन क्रियान्वयन हो गया, उसके बाद में योजना का मूल्यांकन किया जाता है कि मूल्यांकन के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कहाँ अपने क्रियान्वयन में कमी रही, कहाँ अधिकता रही और कहाँ इन कमियों को कैसे दूर किया जाए। तो मूल्यांकन में यह भी पता लग जाता है, यानी इवेल्युएटिंग ऑफ प्लान, यानी EP शॉर्टकट में बोला जाता है। योजना का लेखा किया जाता है, अंत में जाके योजना का लेखा तैयार किया जाता है, तो RP यानी रिकॉर्डिंग ऑफ प्लान। अब देखिए यहाँ से, अब देखो क्वेश्चन भिन्न प्रकार के बनते हैं और पूछे भी हुए हैं कंपटीशन में। देखो परिस्थितियां उत्पन्न, अब देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि प्रयोजना विधि का जो पहला चरण है, पहला सोपान है, वो कौन सा है? तो अपन को ऑप्शन में दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन होगा। तो पहला चरण है परिस्थितियां उत्पन्न करना, यानी कि क्रिएट सिचुएशन उत्पन्न करना, ये पहला क्वेश्चन था। और अपन से अंत में पूछेगा कि परियोजना विधि में जो मूल्यांकन का है, जो कौन सा चरण है, मूल्यांकन है कौन सा चरण में आता है? 5वें चरण में आता है। और योजना का लेखा कौन से चरण में आएगा? 6ठे चरण में आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इस विधि के बारे में ये चर्चा थी थोड़ी सी, आगे देखिए और क्वेश्चन किस टाइप से पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो बाल्यावस्था आ गया है। इस क्वेश्चन का जवाब 4 या 6 वर्ष, मतलब कि अपन को 4 को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है, 6 को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। ये भी बात याद रखना है, क्योंकि उस समय 6 ऑप्शन में नहीं था, तो 4 को ऑप्शन में आंसर माना था RTET 2012 के अंदर, और 16 में तो 4 भी ऑप्शन में था और 6 भी ऑप्शन में था, तो 6 को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी उस समय। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के यहाँ से पूछे गए हैं।
देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, जॉन डेवी ने कहा है। तो जॉन डेवी ने क्या कहा है वो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, और ऑप्शन दे रहा है कि अपन को विद्यालय एक साधारण वातावरण है, क्या विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, क्या विद्यालय एक सामाजिक वातावरण है, क्या विद्यालय एक उद्यान है। ये क्वेश्चन पूछा है, थर्ड ग्रेड 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो जॉन डेवी ने विद्यालय को एक साधारण वातावरण बताया। विद्यालय एक साधारण वातावरण है। साधारण वातावरण, यदि उस वातावरण को विशिष्ट बना देंगे तो वहां पे बालक पढ़ नहीं पाएगा। तो बालक जैसा घर का वातावरण होता है साधारण, उसी आधार का वातावरण उनको विद्यालय में चाहिए। तो इसी आधार पर जॉन डेवी ने इस विद्यालय को क्या बताया, साधारण वातावरण बताया है। अब विद्यालय एक उद्यान है। विद्यालय एक उद्यान के बारे में मैंने पिछले क्वेश्चनों में चर्चा कर ली है। फ्रोवेल ने विद्यालय को एक बाल उद्यान की फ्रोवेल ने विद्यालय को उद्यान कहा था, और शिक्षक को क्या कहा था, कुशल माली कहा था, और जो छात्र है उसे क्या कहा था, पौधा कहा था। तो किसने कहा था, फ्रोवेल ने कहा था। अब देखिए क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, जॉन डेवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण कौन से हैं। तो ये सीटेट 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन दे रहा है कि प्रगतिशील विद्यालय, सामाजिक विद्यालय, प्रयोगात्मक विद्यालय, या इनमें से कोई नहीं। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब आएगा, जॉन डेवी ने जो करके सीखो के सिद्धांत पर आधारित करके जो प्रगतिशील विद्यालय जो खोले थे, प्रगतिशील विद्यालय के नाम से उस विद्यालय को खोला था, लैब विद्यालय को खोला था। प्रगतिशील विद्यालय में उन्होंने व्यक्तिगत भिन्नताओं, बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी ध्यान रखा गया था कि विकास के इस दौर में कोई भी बालक पिछड़ा न रह जाए। तो इसमें क्या कि विभिन्न प्रकार की विधियां भी काम में ली, परियोजना विधि काम में ली, समस्या समाधान विधि काम में ली, और क्रियाकलाप विधि भी इसमें काम में ली। और जॉन डेवी ने जो प्रगतिशील विद्यालय, प्रगतिशील शिक्षा में 3 प्रकार की शिक्षा की बात की गई है। प्रगतिशील शिक्षा में 3 प्रकार की शिक्षा बात की है। प्रगतिशील शिक्षा में 3 प्रकार की शिक्षा की बात की गई है। वो 3 प्रकार की शिक्षा कौन कौन सी है उनकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मारिया मोंटेसरी शिक्षा, तो मोंटेसरी शिक्षा भी जो करके सीखोगे सिद्धांत पर आधारित थी। और इसी प्रकार दूसरी शिक्षा है मानवतावादी शिक्षा, और तीसरे प्रकार की जो शिक्षा है वो है संरचनावादी शिक्षा। अब देखो इन तीनों शिक्षाओं में क्या क्या बात कही गई थी। मोंटेसरी शिक्षा में देखो जो बालक होता है वो पर्यवेक्षित रूप से, यानी कि किसी चीज का निरीक्षण करके उसका अध्ययन करता है और विश्लेषण करता है। तो मोंटेसरी शिक्षा में इस तरह की बात की गई है, और उसमें भी स्वयं पर्यवेक्षित करता है और स्वयं उस चीज को सीखता है। तो इस तरह से सिखाने की बात इस मोंटेसरी विधि में की गई है। मानवतावादी शिक्षा में जो मूल केंद्र उसने माना कला और सामाजिक विज्ञान को माना है। मानवतावादी शिक्षा में कला और सामाजिक विज्ञान के आधार पर उन जो स्वयं करके जो सीखता है वो मानवतावादी शिक्षा के अंतर्गत आता है। संरचनावादी शिक्षा में सृजनात्मक शब्द का उपयोग किया है, सृजनात्मक शिक्षा प्रणाली का उपयोग किया है। सृजनात्मकता के आधार पर उन्होंने शिक्षा की जो तकनीकी है और प्रयोगात्मक विधि है उसके आधार पर उन्होंने शिक्षा की बात की गई है। तो इसमें भी बालक है जो स्वयं करके सीखता है। इस प्रकार से प्रगतिशील विद्यालय में 3 प्रकार की शिक्षा की बात की गई है। 3 प्रकार की शिक्षाएं यहाँ पे समाहित की गई है। किसने की है, जॉन डेवी ने की है, जो करके सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आया प्रगतिशील विद्यालय। अब क्वेश्चन है 10वां, निष्क्रिय अधिगमकर्ता की पहचान होती है। ये क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट ग्रेड 2012 में। ऑप्शन दे रखे हैं व्याख्यान विधि में, परियोजना विधि में, किंडरगार्टन विधि में, या मोंटेसरी विधि में। अब निष्क्रिय अधिगमकर्ता का मतलब होता है जो अधिगम करता है, यानी जो सीखता है, यानी कि कोई बालक है, किसी बालक को कोई अधिगम करा रहा है, यानी अधिगम मैं करा रहा हूं, आपको मैं करा रहा हूं अधिगम। तो आपकी क्या है कि आपकी कोई भूमिका नहीं है, मैं केवल व्याख्या कर रहा हूं। आप
कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। तो इस तरह की जो क्वेश्चन की जो प्रक्रिया होती है वो व्याख्यान विधि में अधिगमकर्ता है जो निष्क्रिय अधिगमकर्ता के रूप में कार्य करता है, वो कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि। अब प्रयोजना विधि को काम में लेता तो उसमें आप भी सक्रिय रहते और मैं भी सक्रिय रहता। किंडरगार्टन विधि में भी बालक सक्रिय रूप से काम करते हैं, स्वयं करके सीखते हैं। मॉन्टेसरी विधि में भी स्वयं करके सीखते हैं। तो ये क्वेश्चन का जवाब हुआ व्याख्यान विधि। तो और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के यहाँ से पूछे गए हैं, उनकी ओर चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन और किस किस टाइप के यहाँ से पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों की ओर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन 11वां है, कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यिका मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? समान प्रयोज्यिका मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है। तो वो कौन सी विधि है, कौन सी उपागम है, वो अपन को क्वेश्चन में पूछा हुआ। और ये क्वेश्चन पूछा है थर्ड ग्रेड 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है समकालीन अध्ययन विधि या अनुप्रस्थ काट अध्ययन विधि, या दीर्घकालीन अध्ययन विधि, या अनुदैर्ध्य अध्ययन विधि, या निश्चितकालीन विधि, या इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन में अपन को दिए गए हैं। तो अब बताइए कौन सी विधि है जो समान प्रयोजन का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर करती है? यानी कि कोई भी अपना समान प्रयोजन हो जाता है, समान प्रयोज्य कोई विषय वस्तु ले ली जाती है तो उसका मापन अपन विकास की विभिन्न अवस्थाओं के साथ करते हैं। तो वो विधि कौन सी है? तो वो विधि होगी समकालीन समान प्रयोज्य के लिए यानी समानकालीन अध्ययन विधि, या इसे अनुप्रस्थ काट अध्ययन विधि भी कहते हैं। अब अनुदैर्ध्य विधि के बारे में मैंने पिछले क्वेश्चनों में मार्केट मिड के क्वेश्चन के साथ चर्चा कर लेती है, यानी कि किसी भी एक विषय वस्तु पर लंबे समय तक अध्ययन करना ही अनुप्रस्थ अध्ययन कहलाता है। तो ये अब विभिन्न अवस्थाओं के साथ अध्ययन कर रहा है और समान प्रयोज्य के साथ अध्ययन कर रहा है, तो वो विधि कौन सी है? समकालीन अध्ययन विधि। तो जब एक ही, देखो 12वां क्वेश्चन अब देखो किस लैंग्वेज में पूछा है, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि के लिए, अब देखो यहाँ पे अधिक समय अवधि के लिए किया जा रहा है, तो पिछले क्वेश्चन का ही ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, तो पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन ही दे रखे हैं। और ये क्वेश्चन पूछा है सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पिछले क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जवाब आएगा दीर्घकालीन अध्ययन विधि या अनुदैर्ध्य अध्ययन विधि। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ये वाला ऑप्शन, यानी बे ऑप्शन है इस क्वेश्चन का जवाब। तो इस क्वेश्चन का जवाब है बे ऑप्शन। तो यही ऑप्शन में अपन को दिए गए थे और यही क्वेश्चन इस तरह लैंग्वेज में पूछा है, ऊपर वाला क्वेश्चन इस लैंग्वेज में पूछा हुआ है। तो अधिक समय के लिए अध्ययन करना है तो अनुदैर्ध्य अध्ययन कहलाता है या दीर्घकालीन अध्ययन कहलाता है, और कम समय के लिए अध्ययन करना है तो अनुप्रस्थ काट अध्ययन कहलाता है। अब देखिए नीचे 13वां क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछा हुआ है, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे ऑप्शन में दे रखे हैं क्रिया विधि से पढ़ाया जाए, या व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, या प्रदर्शन विधि से पढ़ाया जाए, या निगमन विधि से पढ़ाया जाए। तो ये क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट ग्रेड भर्ती मैथ विषय की परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक बालक अधिक सीखता है, कब अधिक सीखेगा? जब वह बालक खुद सक्रिय रहकर कार्य करेगा तब बालक अधिक सीखेगा, यानी खुद करके सीखेगा। तो खुद करके कब सीखेगा? जब क्रिया विधियों द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो क्रिया विधि करके विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करके अपन उसको पढ़ाएंगे तो वो अधिक सीखेगा। तो प्रदर्शन विधि में तो केवल प्रदर्शन किया जाता है, वहां पर बालक को सक्रिय रहे या न रहे उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन क्रिया विधि में तो क्रियाकलाप खुद बालकों से करवाए जाते हैं, खुद करके सिखाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या आंसर क्या आएगा? क्रिया विधि द्वारा सिखाना। तो अब देखिए 14वां क्वेश्चन है, कौन सी विधि छात्रों को सिखाने में प्रभावी है? तो कौन सी विधि छात्रों को सिखाने में अधिक सिखाने में प्रभावी है? तो क्वेश्चन पूछा है 36 ग्रेड भर्ती टेट भर्ती लेवल 2 में 2016 का ये क्वेश्चन है। और देखिए ऑप्शन दे रखे हैं करके सीखने की विधि है, दल शिक्षण की विधि है, या व्याख्यान विधि है, या निगमन विधि है। तो इस क्वेश्चन का जवाब अपन से पूछा है। तो कौन सी विधि है जो छात्रों को सिखाने में प्रभावी है? तो करके सीखने की जो विधि है, जो क्रिया द्वारा जो सीखी जाती है, वो विधि सबसे ज्यादा सिखाने में प्रभावी है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब आया करके सीखो की विधि। अब दल शिक्षण है, दल शिक्षण में केवल
छात्र निष्क्रियकर्ता के रूप में भाग लेता है और शिक्षक सक्रियकर्ता के रूप में भाग लेता है। विभिन्न अलग अलग एक ही विषय पर अलग अलग शिक्षक बुलाए जाते हैं। उन शिक्षकों द्वारा जो टीचिंग कराई जाती है वो दल शिक्षण के अंतर्गत होती है। और दल शिक्षण विधि किसने दी थी? आर्सवर्न ने दी थी। व्याख्यान विधि जो पुराने समय में जो अरस्तु के जमाने से चली आ रही है, जो व्याख्यान विधि के नाम से पुकारी जाती है। निगमन विधि जो नियमों से उदाहरण की ओर चलती है, वो निगमन विधि है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आया, छात्र सबसे ज्यादा किससे सीखता है? करके सीखने की विधि के द्वारा वो ज्यादा सीखता है। तो इस तरह के अपने ये क्वेश्चन थे आज की इस वीडियो के। आप अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।